गुड मॉर्निंग एवरीवन। बंद कर दो इधर का। तो कल हमने राज्यसभा की संरचना देखी। आज हम देखेंगे लोकसभा की संरचना कैसी है। तो अब देखोगे आर्टिकल 81 में लोकसभा के स्ट्रक्चर की बात दी गई है और इसी बेस पे लोकसभा के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। और आप देखोगे कि 82 में खास बात है जो राज्यसभा के लिए नहीं है। यानी 82 में लिखा गया है कि लोकसभा का 81 में लिखा गया है कि लोकसभा की संख्या कितनी होगी, 550। और पहले एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट होती थी, अब वो हटा दिया गया है। तो पहले लिखा गया था कि एंग्लो इंडियन के लिए भी 2 सीट थी, अदरवाइज आज की डेट में मैक्सिमम सीट है 550। और आप जानते हो मैक्सिमम सीट क्यों रखी जाती है, वही तर्क है। वर्तमान सीट है 543। लेकिन आप याद रखना, राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के हिसाब से नहीं बदलती। राज्यसभा की सीटों का पहला आवंटन पॉपुलेशन के हिसाब से किया गया था। यानी हमारे यहाँ देखो, राज्यसभा की सीटें पॉपुलेशन के आधार पर लोकेट की गई हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन बढ़ने घटते से बढ़ती घटती नहीं। लेकिन लोकसभा की सीटों के लिए, क्योंकि राज्यसभा की सीटें राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं, तो राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं, तो एक बार पहला ये प्रिंसिपल था कि राज्यसभा की सीटों को आवंटन के लिए पहली बार हमने पॉपुलेशन के बेस बनाया कि जिन राज्यों को 50 लाख की पॉपुलेशन, उनको 5 सीट दे दी जाए, प्लस 20 लाख पे 1 सीट और। यानी 50 लाख पे 5, 70 लाख पे 6, 90 लाख पे 7 ऐसी सीटों के एलोकेशन किया हमने राज्यसभा के लिए। लेकिन उसके बाद जनसंख्या बढ़ने के बेस पे उनको सीट बढ़ाई नहीं। लेकिन लोकसभा चूँकि लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, लोग का मतलब जनसंख्या, और एक मामले में तो भारत आगे रहा है कि जनसंख्या, बाकी हमने कुछ बढ़ाया हो ना बढ़ाया हो, जनसंख्या बढ़ाने में हमारा कोई आसानी नहीं है। जनसंख्या हम लगातार बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो पहली लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, 489। आप देखोगे पहले राज्यसभा में सीट थी 238, अभी 245 है। इसका मतलब है कि राज्यसभा में सीट जनसंख्या कारण नहीं बढ़ी, राज्यसभा में सीट इसलिए बढ़ी कि बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब राज्यसभा में सीट क्यों बढ़ गई, क्योंकि नए नए राज्य बनते गए। लोकसभा में सीट क्यों बढ़ती है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो लोकसभा की सीटों में वृद्धि होगी। जनसंख्या बढ़ने के साथ लोकसभा की सीटों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अब दूसरी बात आप देखोगे, अब हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ी कैसे, इसका असेसमेंट कैसे किया जाए, तो इसीलिए देखो लिखा गया है कि अंडर द कंप्लीशन ऑफ ई सेंसस, यानी हमारे यहाँ जनगणना 10 साल के बाद होती है। हमारे यहाँ जनगणना 10 साल के बाद होती है, और उस जनगणना के बाद सीटों का आवंटन होता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है इन द हाउस ऑफ पीपल एंड द स्टेट। और ये डिवीजन कैसे किया जाए, इसका भी बाकायदा लिखा गया है कि किस तरीके से इसका डिवीजन किया जाए। और इसलिए कहा जाता है रीएडजस्टमेंट। इसका मतलब होता है लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी जनसंख्या के साथ। आप कहोगे सर घटेंगी भी, हाँ, जनसंख्या घटेगी तो घटेगी, फिलहाल जनसंख्या घट नहीं रही, बढ़ी रही है। लोकसभा की सीटें इसीलिए 489 से अगर आज 543 है, और सच मानो बीच में तो हमने जनसंख्या को बढ़ाया लेकिन लोकसभा सीटों को रोक रखा है। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा देखें। तो आप देखोगे बच्चों, हमारे यहाँ पहला लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, स्ट्रेंथ कितना है, कुल संख्या है जो संविधान में दी गई है, दैट इज 550। वर्तमान संख्या कितनी है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 543। कुल संख्या है 550, वर्तमान संख्या है 543, 543। तो कुल संख्या है 550, वर्तमान संख्या है 543। अब सवाल है कि अब देखोगे कि हमारे यहाँ
बहुत ध्यान देने की बात है, राज्यसभा में कुल संख्या भी लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद चौथी सूची में, बात को ध्यान सुनना, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की राज्यवार सीटों का आवंटन संविधान में किया गया है। इट मीन्स एलोकेशन फॉर सीट्स ऑफ राज्यसभा। हमारे यहाँ फोर्थ शेड्यूल क्यों लिखा गया, चौथा अनुसूची। फोर्थ शेड्यूल में ये लिखा गया कि स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा राज्यसभा में सीटों का, कि एक एक राज्य को कैसे सीटें मिलेंगी, ये राज्यसभा में लिखा गया चौथी अनुसूची में। लोकसभा की सीटों के लिए संविधान में राज्य वाइज विशेषण नहीं है, केवल स्ट्रेंथ है। अब सवाल ये है कि अब बताओ कि फिर हम इस हिसाब से यूपी को सीट कितनी दें, बिहार को सीट कितनी दें, ये कैसे करें। 543 तो हमारे संविधान में राज्यसभा के लिए राज्यवार सीटें दी गई हैं चौथी अनुसूची में। लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सब कोई प्रोविजन नहीं है। अब लोकसभा में कह दिया गया है कि मैक्सिमम सीट होगी। अब उस मैक्सिमम सीट को हम राज्य में कैसे एलोकेट करें, यूपी बिहार में सीट को एलोकेशन कैसे करें, अब कैसे हम बांटे, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती आती है। इसके लिए हमने प्रिंसिपल का निर्माण किया है, और वो 82 में है। इसलिए अनुच्छेद 82 में आप देखोगे हमने इस एलोकेशन का प्रिंसिपल बना दिया है। किस तरीके से ये प्रिंसिपल होगा 82, और यहाँ पे देखोगे 82 में प्रिंसिपल बना रखा है। ये प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि राज्य के लिए जो सीटें आवंटित की जाएगी उसमें दो फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। फार्मूला क्या होगा, कि जनसंख्या के अनुपात में यूपी बिहार की सीटें, यानी जैसा हमने यूपी को सीट आवंटित किया वैसे बिहार को सीट आवंटित करेंगे, ये जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल ये है, यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स शुड बी प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। एलोकेशन ऑफ सीट allocation of seats should be in the proportionate according to population। यानी जनसंख्या के अनुपात में इनके बीच में सीटों का समान वितरण होना चाहिए। इसका मतलब समान वितरण नहीं, यानी यूपी बिहार को समान सीट नहीं दी जाएगी, जनसंख्या के अनुपात में, प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसका मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा उसको सीट ज़्यादा, जिसकी संख्या कम उसको सीट कम। इसे आनुपातिक होगा। अर्थमेटिक होता तो सबको समान सीट दे देते। इसका मतलब है कि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन के लिए जनसंख्या का मायने है, इसीलिए यूपी को दिया गया 80 सीट्स, तो बिहार को है 40 सीट्स। इसका मतलब है बिहार की जनसंख्या यूपी की तुलना में आधी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पहला प्रिंसिपल संविधान में दिया गया है, लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ कि जनसंख्या अगर ये 80 सीट से 40 सीट से, तो जनसंख्या का बेस क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। इस जनगणना का बेस क्या है, इस बेस पे, और पहली बात है कि इतनी आधार पे एक सीट, मान लो कि यूपी में अगर आज की डेट में 20 करोड़ की आबादी है, आज की 20 करोड़ की आबादी पे 80 सीट दिया गया है या किसी और पॉपुलेशन पे दिया गया है। और फिर आप ये कहोगे कि अगर मान लो कि आज की आबादी पे ये 40 और 80 सीट है, तो फिर ये किस पॉपुलेशन सेंसस की बात करता है। पहला सवाल तो ये है कि किस प्रकार की जनसंख्या के ईयर की बात कर रहा है। तो आपको याद दिला दें, ये जो जनसंख्या सेंसस है, जनगणना आधार है, ये 1971 का है। दैट इज अ बेस ऑफ सेंसस। ये जनगणना जो आधार है वो 1971 का है। आप कहोगे सर ये, अब देखो हमारे यहाँ तो अभी 1971 की जनगणना आधार है,
अभी हमारे यहाँ लेटेस्ट जो जनसंख्या आंकड़ा आने वाला है 2021 का, इसका मतलब है आप कहोगे सर ये बताओ 2021 के बेस पे लोकसभा सीट होनी चाहिए या 1971 के, ये कौन सी बात है? इसका मतलब क्या 71 के बाद हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद हमने सीटें नहीं बढ़ाई, क्योंकि दोस्तों इसका बड़ा कारण है। अगर जनसंख्या के आधार पे 21 की जनसंख्या के आधार पे हम लोकसभा सीट एडजस्ट कर देंगे, और आप कहोगे 71 क्यों? क्योंकि 71 में आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग बराबर थी, लेकिन 1970s के बाद नॉर्थ इंडिया ने दंदना कर पॉपुलेशन बढ़ाई, साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया। इसलिए आप देखोगे तमिलनाडु की सीट है 39, तमिलनाडु को 39 सीट्स मिली है, जबकि आज की डेट में तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है लगभग 7 से 8 करोड़, बिहार को 40। इसका मतलब 71 में बिहार और तमिलनाडु की पॉपुलेशन रफली इक्वल थी। आज की डेट में जो बिहार की पॉपुलेशन है वो तमिलनाडु से डबल हो गई। इसका मतलब हमने दिल खोल के पॉपुलेशन ग्रोथ किया। इसी बेस पे अगर आज की पॉपुलेशन के बेस पे हम ये लोकसभा सीट दे देंगे, तो फिर आप याद रखना, तो फिर दक्षिण भारत में बड़ा विरोध आएगा, एक इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि यूपी में अगर आज की पॉपुलेशन के बेस पे हम लोकसभा में सीटें दे दें, तो यूपी को 220 सीट मिलेगी। क्योंकि आप कहोगे कैसे? क्योंकि हमने पहले मानक मान रखा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से है, और जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तब भी हमने माना था कि 10 लाख पॉपुलेशन पे, यानी 1 मिलियन पॉपुलेशन पे हम लोकसभा में एक सीट देंगे, ये हमारा आधार है। तो अगर 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट, इसका मतलब ये है कि यूपी की जनसंख्या 8 करोड़ थी 71 में, बिहार की जनसंख्या कितने करोड़ थी? 4 करोड़। तो 4 करोड़ के आधार पर 40 सीट दे दी, 10 लाख पे एक सीट तो 4 करोड़ पे 40, 10 लाख पे एक सीट तो 8 करोड़ पे 80। हमने फार्मूला अपना लिया, जबकि हमारे यहाँ संविधान में लिखा गया है, आप कहोगे सर संविधान में तो लिखा गया है कि हर 10 साल के बाद जनगणना होगी, और जनगणना के बाद सीटों में समायोजन किया गया है, रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन क्या हम संविधान का फिर उल्लंघन कर रहे हैं? तो नहीं बच्चों। लेकिन दूसरा फार्मूला आपको बता दें, पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला क्या है? एक राज्य के भीतर। इसका मतलब पहला फार्मूला है लोकसभा सीटें एलोकेट करने का, और आप ये पूछोगे कि लोकसभा सीटें कहाँ लिखी गई हैं, कहाँ नंबर लिखा गया है? वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। तो 1950 में लिखा गया, 1951 नहीं। अगर आपको स्टेट वाइज सीट देखना हो तो आप देख लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950, संविधान में नहीं है, संविधान में फार्मूला दे दिया गया है, और पहला फार्मूला हमने पढ़ लिया। और दूसरा फार्मूला क्या है कि राज्य के भीतर सभी लोकसभा सीटों का आकार समान होना चाहिए। यानी एक राज्य के भीतर सभी लोकसभा सीटों का आकार समान होना चाहिए, यानी विद इन टेरिटरी, एक राज्य के भीतर। इसका मतलब है अगर यूपी में 80 सीट्स हैं, तो यूपी की लोकसभा सीट कौन सी है? अगर एग्जाम्पल देखो तो है वाराणसी। यानी देयर शुड बी सेम साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। याद रखना, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी लोकसभा क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर होता है, पॉपुलेशन, टेरिटरी के आधार पर नहीं। तो देयर शुड बी सेम साइज ऑफ यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एलोकेटेड फॉर एवरी लोकसभा सीट। अब आप देखोगे 80 अगर लोकसभा अगर है सीट, तो वाराणसी की साइज एक जैसी होगी, मेरठ की साइज एक जैसी होगी, गाजियाबाद की साइज एक जैसी होगी। तो लोकसभा की कोई भी सीट होगी राज्य के भीतर, उनका भी जनसंख्या अनुपात समान होगा। ये दूसरा फार्मूला है, और इसलिए किया गया है। हमारे संविधान में सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसी बेस पे हम पॉपुलेशन को डिवीज़न करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा गया, इसका मतलब ये रख दिया जाए एक राज्य के भीतर
पॉपुलेशन वाइज सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज सेम होगा। और दूसरा, राज्य के भीतर क्या होगा, राज्य के बीच में, तो विद इन द स्टेट देयर विल बी मेकिंग ऑफ इक्वल साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिटवीन द स्टेट देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ constituency allocated for this states। यहां दोनों में समानता रखी जाएगी। अब ये प्रिंसिपल हमने अपना लिया, फिर आप, लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ 82 में लिखा हुआ है कि आफ्टर एवरी सेंसस, हर जनगणना के बाद कोई न कोई सीट में चेंज होगा। सवाल है 71 के बाद, यानी आज की जो सीट है 543, ये 71 से डिसाइडेड है, ये 71 के पॉपुलेशन बेस पे है। तो आप कहोगे सर जनसंख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ रही है तो सीट क्यों नहीं बढ़ी? इसका एग्जांपल आपको बता दें क्यों। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे यहाँ देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही बात होगी, उसके अपोजिशन कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे ऐसा क्यों किया गया, तो आप याद रखो, इसके लिए हमारे यहाँ संविधान संशोधन किया गया, संविधान में बदलाव किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज ब्रॉट अबाउट। संविधान में हमारे यहाँ संशोधन किया गया। और संविधान में पहला संशोधन कैसा था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज ब्रॉट अबाउट। संविधान में पहला संशोधन था जिसमें यह बात लिख दी गई कि 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट पहला लाया गया। और हम आपको फिर बता दें बच्चों, 42nd अमेंडमेंट में देयर वाज चेंज इन मोर देन 50 आर्टिकल्स। 50 अनुच्छेद में चेंज था, कोई एक आर्टिकल में चेंज नहीं था। फिलहाल मैं यहाँ केवल 82 की बात कर रहा हूँ। तो 42nd अमेंडमेंट लाया गया क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो 42nd अमेंडमेंट लाया गया जिससे ये कह दिया गया कि अगली जनसंख्या, लोकसभा की सीटों में अगला परिवर्तन वर्ष 2000 के बाद की जनगणना के बाद होगा। और 72 का मतलब है कि 1976 में ये चेंज था। 42nd अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। और फिर ये कहा गया कि अगला चेंज होगा 2000 की बाद जनगणना के बाद, आफ्टर 2000 सॉरी 2000 की बात की जनगणना के बाद होगा। लेकिन आप कहोगे अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब 2001 की सेंसस के बाद हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? फिर वही कारण, पहले मैं सोचा था कि जनसंख्या स्टेबलाइज हो जाएगी, नहीं हुई। तो फिर 84th अमेंडमेंट लाना पड़ा। 42 का जस्ट अपोजिट है। तो फिर 84th अमेंडमेंट लाना पड़ा जिसके द्वारा फिर ये कह दिया गया कि अगला जो चेंज होगा, अगला जो चेंज किया जाएगा वो किस जनगणना के बाद होगा? 2026 के बाद। 84th अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कहा गया नेक्स्ट रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट इन पार्लियामेंट, लोकसभा, अगला समायोजन होगा 2026 के बाद, जो सेंसस होगा वो होगा 2031 में। तो 2031 के बाद अगला सेंसस होगा। तो 31 में होगा तो इसका मतलब 32 में जन आधार होगा। लेकिन इतना आसान है नहीं, उस समय देखा जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ ये चेंज किया कैसे जाता है? अब मान लो कि 2026 में चेंज होगा। लोकसभा की सीटें हर 10 साल बाद कैसे चेंज होती है? चेंज करता कौन है? सीमा कौन चेंज करेगा? इसका मतलब है आज जो लोकसभा साइज आपका है, हो सकता है 5 साल पहले, 10 साल पहले न रहा हो, वो चेंज होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ेगी। अब आप कहोगे सर ये करता कौन है, ये कैसे होता है, इसमें चैलेंजेस क्या है? तो बच्चों आपको याद दिला दें, हमारे यहाँ इसके लिए अलग से संविधान में प्रावधान है। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, लोकसभा की जो सीट होती है, लिमिटेशन, ये सीटों में चेंज होता है
वो परिसीमन आयोग करता है, वो किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। अब अगर वो परिसीमन आयोग चेंज करेगा, अगर वो परिसीमन आयोग चेंज करेगा, डिलिमिटेशन कमीशन चेंज करेगा, तो स्वाभाविक रूप में हर 10 साल के बाद सीटें चेंज होगी। हर 10 साल के बाद सीटें चेंज होगी, इसका मतलब ये है कि डिलिमिटेशन, फिर आप कहोगे सर डिलिमिटेशन कमीशन में कौन होगा? आप याद रखना बच्चों, ये काम सरकार को नहीं दिया गया है। लोकसभा की सीट में चेंज करने का काम अगर सरकार को दिया जाता, न तो मोदी गवर्नमेंट को काम है, न दीदी जी को काम दिया गया है। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा चेंज होता, सरकार ऐसी बाउंड्री बनाती है जिसको फायदा करती। अमेरिका में से जेरिमेंडरिंग कहा जाता है। वहाँ एक राज्य के गवर्नर थे, और आप याद रखो, अगर हम लोकसभा सीट को चेंज करके भी किसी पार्टी को फेवर दे सकते हैं। अगर किसी पार्टी को पता चल जाए कि यहाँ के रहने वाले वोटर उनको सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा? उस सीट को, उस जगह को काट के हम दूसरे मिला दें। इसलिए डिलिमिटेशन में बड़ा खेल हो सकता है। इसलिए काम ने सरकार को नहीं दिया। जजेस क्यों नहीं दिया? जुडिशरी के पास बड़े सारे काम है, तो जुडिशरी को दिया नहीं। लेकिन इसके लिए हमेशा कमीशन बनेगा। कमीशन का मतलब है उसका चीफ जज होगा। इसलिए आप देखोगे, और डिलिमिटेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन होगा? चेयरपर्सन कौन होगा? न्यायाधीश। चेयरपर्सन कौन होगा? न्यायाधीश। और डिलिमिटेशन कमीशन में जज होगा, और जजेस के अलावा और कौन कौन से लोग होंगे इसमें? मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, क्योंकि सांसदों को रखा जाएगा, और एमएलए को रखा जाएगा, विधायकों को रखा जाएगा, और निर्वाचन आयुक्त इसमें रहेगा, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयुक्त को भी इसमें रखा जाएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन को भी रखा जाएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन को भी रखा जाएगा, एमएलए को भी रखा जाएगा, सांसद को रखा जाएगा। सांसद एमएलए को रखने का, आप कहोगे सर तो पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन से राय ली जाएगी, क्योंकि पॉलिटिशियन को पता होता है कि कहाँ से क्या चेंज करना है। अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उनसे पूछा जाएगा। लेकिन मेन रूप में डिलिमिटेशन कौन करता है? कि न्यायाधीश करता है, और यहाँ वो इलेक्शन कमीशन की सलाह लेता है। तो इलेक्शन कमिश्नर की सहायता से वो काम करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बड़ा अनुभव होता है चुनाव कराने का। यहाँ पे एमपी और एमएलए का कोई निर्णय नहीं होता, उनसे वो सलाह ली जाती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर विधानसभा का परिसीमन है तो एमएलए को रखा जाएगा, लोकसभा का तो एमपी को। और ये परिसीमन आयोग करता क्या है? परिसीमन आयोग का मतलब है बाउंड्री कमीशन, सीमा आयोग। सीमा का मतलब है आपके लोकसभा की सीमा, आपके लोकसभा की टेरिटरी, आपके लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, यही है सीमा, ये सीमा है। और आप देखोगे, अब अगर ये परिसीमन आयोग है, तो स्वाभाविक रूप में परिसीमन आयोग हमारे यहाँ कब कब बना? तो जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा। तो अब देखो, पहली जनगणना हुई 1951 में, पहला परिसीमन आयोग बना 52 में, दूसरा परिसीमन आयोग बना 1962 में, तीसरा बना 1972 में। ये हर 10 साल के बाद बना। ये हमारे यहाँ 3 डिलिमिटेशन कमीशन बने। और परिसीमन का मतलब है कहाँ चेंज किया जाए? 2 प्रकार का चेंज होता है। अब मान लो कि अगर अगला परिसीमन होगा तो कैसे होगा? जो यूपी को 80 सीटें हैं, हो सकता है वो बढ़ जाएं। परिसीमन का मतलब क्या होगा? 2 तरीके से चेंज आता है। और बिहार को 40 सीटें, परिसीमन होगा तो क्या होगा? बिहार को 40 सीटें बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे वो देखना है, क्राइटेरिया कैसे लाया जाएगा। परिसीमन का एडजस्टमेंट ऑफ सीट का मतलब होता है अगर परिसीमन होगा तो ये सीट बढ़ेगी। और दूसरी बात है, अगर बिहार की सीटें 40 से होकर 50 हो गई, तो फिर बिहार के अंदर भी सारी इस लोकसभा क्षेत्रों को चेंज करना पड़ेगा। इसी का नाम है परिसीमन। तो डिलिमिटेशन 2 तरीके से होता है, बाउंड्री 2 तरीके से फिक्स होती है। पहला, टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी स्टेट को। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स स्टेट को बढ़ गई, अगर बिहार की 40 की 50 हो गई, आप याद रखो, एवरी वी हैव टू चेंज एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमें बिहार की हर लोकसभा सीट के आकार को चेंज करना ही पड़ेगा।
हमें बिहार के हर लोकसभा सीट के आकार को चेंज करना पड़ेगा। तो परिसीमन का मतलब है यही, बाउंड्री चेंज करना, संख्या चेंज करना। लोकसभा की सीटें भी चेंज होंगी और उनके आकार भी चेंज होंगे, इसी का नाम है परिसीमन। तो अब आप देखोगे कि इसके बाद परिसीमन क्यों नहीं हो पाया, तो रीजन मैंने बता दिया, 42nd अमेंडमेंट। यानी इसके बाद जनगणना हुई, जनगणना तो हर 10 साल के बाद हो रही है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ। जनगणना तो हुई, डिलिमिटेशन नहीं हुआ। लेकिन आप याद रखो बच्चों, जब परिसीमन हम करते हैं 2 तरीका अपनाते हैं। परिसीमन का मतलब मैंने क्या बताया, भाई जनगणना तो 81 में हुई, 91 में हुई, जनगणना तो लगातार हो रही है, तो हर 10 साल के बाद होनी ही है। लेकिन परिसीमन नहीं हो पाया। परिसीमन क्यों नहीं हो पाया, कारण आज की डेट में अगर परिसीमन होगा, उत्तर भारत दक्षिण भारत में बड़ा अंतर आ जाएगा। और यहाँ पे रखो दोस्तों, डेमोक्रेसी है, इसलिए आप जरा सोच के देख लो, उत्तर भारत के लोग तो बड़े खुश होते हैं कि यूपी का पीएम है। इसी बात को दक्षिण भारत के लोग कहते हैं, अरे भैया दक्षिण भारत का कब पीएम बनेगा। तो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में सबकी आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए उनकी बात को भी ध्यान रखना है। तो ये बात अलग है कि आजकल फिल्मों से नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में पैचअप हो रहा है, लेकिन चैलेंज तो रहता ही है। इसलिए आप देखोगे कि आखिर में परिसीमन में होता क्या है। भाई डिलिमिटेशन में क्या होता है, 2 तरीके काम होते हैं। पहला, मान लो कि बिहार के लिए कुल हमने सीट एलोकेट थी 40, तो वो कर दिया 50। अब दूसरी बात है, 50 के लिए अंदर क्या करेंगे, राज्य के अंदर क्या करेंगे, विद इन स्टेट, राज्य के अंदर सारी लोकसभा सीटों को चेंज करेंगे, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो भोजपुर हो, सारी सीटों को चेंज करेंगे। इसी को परिसीमन कहा जाता है। और जरा बच्चों देखना, अब सवाल ये है, क्या मैं कुल संख्या एज इट इज रहने दूं। ठीक है, बिहार को जो लोकसभा की सीट है 40, वो 40 ही रहे, लेकिन उस 40 सीट के बावजूद हम उसको नहीं छेड़े। केवल हम ये कोशिश करें कि जो 40 सीट का अंदर का डिवीजन है वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि कई बार आप देखते हो, देखो लोकसभा सीटों में अंतर आ जाता है। अब राजस्थान आप जाओगे, राजस्थान में जयपुर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई, जयपुर में लोग ज़्यादा आके बस गए। अब जयपुर का साइज बहुत बड़ा हो गया जैसलमेर के कंपैरिजन में। इसका मतलब है अंदर भी लोकसभा की सीटों में विषमता, एसिमेट्री आ जाती है, क्योंकि माइग्रेशन कारण पॉपुलेशन भाई यहाँ वहाँ जाती रहती है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। क्योंकि हमारे देश में रोजगार शिक्षा की हर जगह में सुविधाएं नहीं है, तो माइग्रेशन के भी कारण क्या होता है, हम लोकसभा सीटों का परिसीमन करते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हम केवल राज्य के अंदर परिसीमन कर लें, विद इन स्टेट, पूरी संख्या को अनटच रखें। क्योंकि पूरी संख्या को जब हमने कह दिया कि 2026 से बात करेंगे, तो पूरी संख्या तो 2031 के बाद ही चेंज करेंगे। तो क्या हम ये कर लें कि जैसलमेर और जयपुर की सीट के बीच में बैलेंस कर दें, जैसलमेर और जयपुर की सीट में बैलेंस कर दें, क्या ये संभव है। इसका आंसर है यस, ऐसा किया जा सकता है। और पहली बार हमारा एक परिसीमन कमीशन बना 2002 में, कुलदीप सिंह आयोग, जस्टिस कुलदीप सिंह। पहली बार हमारा परिसीमन कमीशन बना 2002 में, और उस कमीशन ने कहा कि हमारा काम सीटों की संख्या में चेंज नहीं करना है, राज्य के अंदर सीटों का एडजस्टमेंट करना है। ये पहला कमीशन था जिसने केवल राज्य के अंदर सीटों का एडजस्टमेंट किया। ये पहला ऐसा कमीशन था जिसने केवल राज्य के अंदर सीटों का एडजस्टमेंट किया। इसलिए कुलदीप सिंह कमीशन ने जब राज्य के अंदर सीट पर एडजस्टमेंट किया, तो अब आप देखोगे, मान लो लोकसभा की कुल संख्या किस जनगणना बेस पर आधारित है, लोकसभा की कुल संख्या हमारी जनगणना बेस पर आधारित है 1971। जो 543 नंबर है वो किसके बेस पर आधारित है, 1971। लेकिन कुलदीप सिंह कमीशन के कारण, देर ध्यान सुनने की बात है, जो हमारे यहाँ लोकसभा सीटों का आकार है वो आधारित है 2001 की जनगणना पर। इसका मतलब याद रखना बच्चों, जो हमारी लोकसभा सीट है, यानी जो जयपुर का आकार है, वो 2001 की सेंसस पर बेस है। ऐसा हमने 87th अमेंडमेंट के द्वारा किया है।
इसके लिए फिर हमने एक अमेंडमेंट किया 87 में, 87 संविधान संशोधन किया गया। और 87 संविधान संशोधन ने कैसे किया, इसका मतलब है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फिर इसे ध्यान समझ लेना। अदरवाइज हमारे यहाँ 87वें अमेंडमेंट से पहले जो ईयर, जो जनगणना वर्ष लोकसभा सीटों के आकार का था, जो लोकसभा सीटों की संख्या की थी, वही जनगणना वर्ष, वही जनगणना बेस, वही सेंसस बेस हमारे यहाँ लोकसभा का आंकड़ा भी था। लेकिन चूंकि 2002 में कुलदीप सिंह कमीशन आ गया, जिसका काम क्या था, केवल इंटरनल एडजस्टमेंट करना, बाहरी बाउंड्री राज्य की संख्या बढ़ाना नहीं, यानी बिहार को जो सीटें हैं, राजस्थान को सीटें हैं, वो एज इट इज रहेंगी। लेकिन हमारा काम है कि जयपुर और जैसलमेर के बीच रीएडजस्टमेंट हो जाए। अब जयपुर और जैसलमेर के बीच रीएडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसके लिए पॉपुलेशन बेस 71 का, लेकिन काम बनेगा नहीं, क्योंकि 71 में जयपुर का वो विकास नहीं था, इतने लोग जयपुर नहीं आए थे। नहीं तो उदारीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ 91 के बाद, 91 के बाद ज़्यादा इधर से उधर माइग्रेशन हुआ, इसलिए हमने वो चेंज कहाँ किया, 91 के बाद, वो हमने चेंज किया 91 के बाद। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि आज की डेट में अगर कोई पूछे जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, आप याद रखना, आप हर बच्चों की एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसी का जयपुर होगा, किसी का पटना होगा, किसी का गाजियाबाद होगा, किसी का दिल्ली होगा, किसी का पलवल होगा, हरियाणा होगा, किसी का पंजाब होगा, इतना डिफरेंस हो सकता है। आप जिस लोकसभा क्षेत्र से हो, हर बच्चा एक लोकसभा क्षेत्र से है, वो किस जनगणना बेस पे है, 2001 पे, याद रखना। आपकी लोकसभा सीट किस जनगणना बेस पे है, किस पॉपुलेशन सेंसस पे, 2001 पे। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ आपकी नहीं, 543 मेंबर के सेंसस बेस क्या है, 71। ये आपको याद रखना है। और ऐसा किया गया 87वें अमेंडमेंट से। इसलिए बच्चों, हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता संविधान में नहीं लिखा गया है। इसे कई बार छोटी छोटी बातों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता है। इसलिए कई बार कहा जाता है संविधान बड़ा लिख जाए तो भी आफत ही है। ये संविधान छोटा लिखने का फायदा होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए संविधान में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बच्चों, हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें कहाँ लिख दी गई हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। परिसीमन काम कहाँ से होता है, ये जो आप कहोगे कि ये सब परिसीमन आयोग का मामला कहाँ है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, संविधान में लिखी गई सब चीज़। ये दोस्तों, हर बात संविधान में लिख देते तो हर तीसरे दिन संविधान का संशोधन करना पड़ता। ये लिखा गया है डिलिमिटेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। तो पहली बात हो गई कि ये संख्या का आधार हो गया। लेकिन आप जानते हो कि हमारे यहाँ सर्वसमावेशी लोकतंत्र है। अब देखो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है और कैसे सर्वसमावेशी लोकतंत्र होता है। अब हम दूसरे मुद्दे पर आ जाएं, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, जैसे राज्यसभा का। अब चूंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो क्या देखेंगे, लोकसभा का चुनाव। अब इलेक्शन ऑफ लोकसभा कैसे होता है, दोस्तों, हमारे यहाँ संविधान में नहीं लिखा गया है कि इलेक्शन का तरीका क्या होगा। संविधान में केवल लिख दिया गया है कि सभी लोकसभा सीटों का आकार भौगोलिक रूप में एक जैसा होगा, सभी लोकसभा सीटों का आकार समान होगा, इतनी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई। उसके बाद ये काम किसको दे दिया गया, संसद को। तो संसद ने क्या बनाया है, संसद ने निर्मित किया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। बात ध्यान सुनना है, परिसीमन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950,
इसलिए ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से सुनना है। बार बार कहता हूँ शब्दों को अच्छे से पढ़ते हैं, गड़बड़ी में नहीं, अच्छे से सुनते हैं। इसलिए मैं बार बार बीच में सवाल मत पूछो, लास्ट में आपको मौका दूंगा, सारे सवाल आप पूछ लेना। इसलिए संसद ने बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। अब इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में जो चुनाव प्रणाली तय की गई वो कौन सी है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ या अग्रता ही विजेता, इसका हिंदी में कहा जाएगा अग्रता ही विजेता, यानी पहले आओ पहले पाओ। आप कहोगे ये सर कैसे काम करता है? याद रखना, राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका अलग है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली है। लोकसभा के इलेक्शन का तरीका अलग है। अब लोकसभा का इलेक्शन तरीका कैसे आप देखोगे? फर्स्ट पास द पोस्ट कैसे काम करता है? मान लो अब 2024 का चुनाव होने वाला है और अभी एमपी का चुनाव हुआ, राजस्थान का, ये तरीका तो अपनाया गया। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का तरीका ये है बच्चों कि मान लो कि हमारे यहाँ किसी लोकसभा क्षेत्र से 5 उम्मीदवार खड़े हो गए। वैसे आपको बता दें कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के हिसाब से, संसदीय अधिनियम के हिसाब से एक लोकसभा क्षेत्र से जितने चाहे उतने उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। यही आफत है दोस्तों, हमारे कमाल का देश है, एक एक से फुक्कड़ लोग खड़े हो जाते हैं। वाराणसी के एक व्यक्ति है महेंद्र नाथ पांडे, वो हर चुनाव में खड़ा होता है, मोदी जी के भी खिलाफ खड़ा हो गया था उसे। अब यही तो हमारे डेमोक्रेसी है दोस्तों। डेमोक्रेसी में देखो, अगर हर आदमी चुनाव में खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप खड़े हो सकते हो। भाई आपको कुछ 15,000 रुपये जमा करना है और 15,000 रुपये राशि जमा करके आप चुनाव में खड़े हो जाओ। लेकिन सोचो इससे कितनी फजीयत होती है। अरे अगर 500 लोग उम्मीदवार हो जाएंगे तो ईवीएम दो दो तीन तीन जोड़ना पड़ेगा, चुनाव करना कठिन होता है। ऐसे फर्जी लोगों, अब यही देखिए डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है बच्चे। हम इंग्लैंड या अमेरिका में ये सब नहीं है, फर्जी किस्म के लोग नहीं है, हमारे बड़े फर्जी किस्म के लोग बिला वजह कॉम्प्लिकेशन का। उनको पता है नहीं चुनाव जीतना है। बच्चों एक बार मैं कहीं जा रहा था, एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हमने कहा अरे भाई कहाँ से चुनाव लड़ोगे? उसने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ। मैं चौंक गया, मैं कहा अरे सर चौंको मत, मैं सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा थोड़े? जो आप सोच रहे हो सही है, उसी बहाने मुझे भी तो लोग जान जाएंगे कौन सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। अब ये देखो, अब ऐसे ऐसे बावरेपन के लिए क्या किया जाए? अब यही हमारी डेमोक्रेसी बड़े चैलेंज है। इसलिए दोस्तों कई बार फर्जी किस्म के लोग, ऐसा थोड़ा चुनाव में रिफॉर्म होना चाहिए, अभी हमारे ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ दूसरी बात है, ये भी रिफॉर्म होना चाहिए बच्चों, एक सीट पे यानी एक व्यक्ति 2 सीट पे चुनाव न लड़े। हमारे आपने देखा होगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बन गई है कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति है 2 सीट पे चुनाव लड़ रहा है। अरे भाई 2 सीट पे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? अब एक सीट पे हार गए, दूसरे सीट पे जीत गए, तो एक सीट खाली हुई। इसमें भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है, इसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है, इसमें भी संशोधन किया जाए। क्योंकि एक सीट से एक आदमी जब चुनाव जीत गया तो फिर दूसरी सीट के लाने की आवश्यकता है। तो ये सब चेंज करने की आवश्यकता है दोस्तों। पता चला कि हमारे यहाँ तो मोदी जी भी 2 सीट से चुनाव लड़े थे, एक बड़ौदा एक वाराणसी। क्योंकि ये अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में है। तो जब बच्चों एक सीट खाली हो जाती है तो बिला वजह का खर्चा आता है उसमें। हाँ ये बात भी है कि आज की डेट में हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता एक आधार पर चुनाव, अगर किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय में 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा मिल गई हो, सज़ा मिली हो। बात ध्यान से सुनने की है। और अब ये बात मैंने सब बताया था क्वालिफिकेशन में, डिसक्वालिफिकेशन में, अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उसके बाद की सज़ा मिल गई हो तो वो चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकता, तो वो चुनाव में नहीं लड़ सकता। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है कि चुनाव में अगर इतने कैंडिडेट हमारे पास हैं, तो मान लो कि कहीं मतदान हुआ तो पहले कैंडिडेट को कितना वोट मिला? 5 लाख।
दूसरे कैंडिडेट कितना वोट मिला? 3 लाख। तीसरे को 1 लाख। चौथे को 50,000। छठे को 10,000। अब जरा सोच के देखो, या ये कह लें कि इसको मिल गया 2 लाख। अब जरा इस आंकड़े को देखो बच्चों, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसमें जीते कौन? पहला। यही पहले आओ पहले पाओ, यही इलेक्शन मेथड है, पहले आओ पहले पाओ, अग्रता ही विजेता। क्योंकि इसमें जो चुनाव जीतेगा वो तो वही होगा जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर रहा है। बात ध्यान रखना, वोटों की मेजॉरिटी नहीं है। हमारे यहाँ आप देखोगे, अगर वोट कितने पड़ रहे हैं? वोट कुल पड़ रहे हैं, ये 10 लाख हो गया, यानी 10,60,000 वोट पड़े। वोट की कुल संख्या है 10,60,000। वोट की कुल संख्या है 10,60,000, लेकिन कौन व्यक्ति चुनाव जीत रहा है? जिसको 5 लाख वोट है। इसका मतलब है उसको 10 लाख का बहुमत नहीं मिला है। अभी बड़ी विडंबना है, यानी जितने लोगों ने उसे वोट दिया है उससे ज्यादा लोगों ने उसके विपक्ष में वोट दिया है। इसके बावजूद वो चुनाव क्यों जीत गया है? क्योंकि विपक्ष के वोट बढ़ गए। इसलिए मेरे बच्चों, महागठबंधन हो रहा है। महागठबंधन इसीलिए हो रहा है, अब देखोगे पिछले चुनाव में अब जाओ तो बीजेपी को सरकार बनाना आसान हो गया, और बीजेपी को वोट मिले थे कितने? ऑलमोस्ट 42%। 42% वोट पे भी उन्होंने सरकार बना लिया। इसका मतलब है बीजेपी के खिलाफ जो लोगों ने वोट किया था वो था 48%। वो बटे हुए थे तो चुनाव। इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपका कहोगे सर ये चुनाव प्रणाली ठीक नहीं है। अब हाँ, ये समस्या है। इसलिए दोस्तों कई बार ये होता है, अब जरा सोच के देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो हर जगह दूसरे स्थान पर आ रही है, कहीं पर भी यहाँ चुनाव वही जीतेगा जो पहले स्थान पर आएगा। पहले स्थान पर आएगा वही चुनाव जीतेगा, दूसरे स्थान पर आने कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है अगर दूसरे स्थान पर कोई आएगा तो उसे वोटिंग परसेंटेज तो मिलेगा, लेकिन सीट नहीं मिलेगी। और जो चुनाव जीत रहा है वो मेजॉरिटी का वोट नहीं पा रहा है। इसलिए इस चुनाव में एक समस्या है, अल्पसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। इस चुनाव के साथ एक समस्या है कि अल्पसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ये व्यवहारिक समस्या है। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में खामी है। खामी क्या है? वोट परसेंट और सीट परसेंटेज का डिफरेंस आता है। खामी क्या है? कि मेजॉरिटी वोट ना पाने पर भी कोई चुनाव जीत जाता है। मेजॉरिटी वोट न पाने पर भी कोई चुनाव जीत जाता है। खामी क्या है? अल्पसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इसीलिए लॉ कमीशन ने यह कहा था कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में, और जो लोकसभा के इलेक्शन का तरीका है फर्स्ट पास द पोस्ट, यही इलेक्शन का तरीका विधानसभाओं में भी यूज होता है बच्चों। यही का तरीका विधानसभाओं में यूज होता है। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों का तरीका एक ही है। इसलिए हमारे यहाँ लॉ कमीशन ने क्या कहा है, इस खामी को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली। इस खामी को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली। और सूची प्रणाली का मतलब क्या है? लिस्ट सिस्टम का मतलब है ये मेरे बच्चों कि यहाँ पे ऐसे उम्मीदवार, यहाँ पे क्या होगा, पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी ए बी सी। मान लो कि 543 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अपना लिस्ट लेकर आएगी। यानी आप याद रखना, लिस्ट सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तरह नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से एक उम्मीदवार का एक लोकसभा क्षेत्र होता है। आप हर व्यक्ति को देख सकते हो कि उम्मीदवार किस लोकसभा क्षेत्र से आया है। लिस्ट सिस्टम में क्या है, पूरे देश को ही एक क्षेत्र माना जाता है। तो लिस्ट सिस्टम में चुनाव क्षेत्रों का ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं होता जैसा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है, जैसा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है। लेकिन
आप देखोगे लिस्ट सिस्टम क्या है, पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति नहीं। इसमें निर्दलीय कोई जगह ही नहीं होगी, निर्दलीय लड़ ही नहीं सकता। और हर पार्टी क्या लाएगी, अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट लाएगी। तो मान लो कि भारत में अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो बीजेपी ने क्या लाया, बीजेपी ने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट दी, कांग्रेस ने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट दे दी, समाजवादी पार्टी ने 100 उम्मीदवार और बीएसपी ने 100 उम्मीदवार। इन सब लोगों ने क्या किया, 100 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। यही तो लिस्ट सिस्टम है। प्रत्येक पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। अब इस पे जनता वोट करेगी। अब मान लो कि अब इस पे जनता वोट करेगी तो मान लो कि इस लिस्ट सिस्टम में बीजेपी को कितना वोट मिला, बीजेपी को वोट मिला 42%। इनको सीधे सीट कितनी होगी, 42। 100 ही सीट तो है, मान लिया हमने 100 सीट है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने मान लिया 100 सीट है। कांग्रेस को वोट मिला मान लो कि 30, इनको कितनी सीट मिलेगी, 30। समाजवादी पार्टी को वोट मिल गया 20, इनको कितनी सीट मिल जाएगी, कितना परसेंट वोट मिला, 20। कितना परसेंट सीट मिला, 20। बाकी कितना, बीएसपी को कितना मिला, 50, इनको मिला 8% वोट मिला, इनको कितनी सीट मिल जाएगी, 8। ये है लिस्ट सिस्टम। यानी हर पार्टी को वोट, जितना जिसको वोट मिलेगा उतो सीट मिलेगी। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में संभव नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिसको 3 लाख वोट मिले उसको एक भी सीट नहीं मिली, जिसको 2 लाख वोट मिले उसको एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि यहां सीट पाने के लिए पहली पोजीशन पाना जरूरी है। इस सिस्टम में नहीं, इस सिस्टम में जितना आपको शेयर वोट का है उतना शेयर सीट का होगा, इसलिए ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन बच्चों ये बात तो इंटरेस्टिंग है, तो आप कह सकते हो कि लिस्ट सिस्टम क्या है, अनुपातिक तरीका है। लिस्ट सिस्टम चुनाव का अनुपातिक तरीका है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जिस अनुपात में आपको वोट परसेंटेज मिलेगा उसी अनुपात में आपको सीटें मिलेगी। जिस अनुपात में आपको वोट परसेंटेज मिलेगा उसी अनुपात में आपको सीटें प्राप्त होंगी। इसलिए कहा जाता है कि ये है लिस्ट प्रणाली। लेकिन आप याद रखना, यही नेपाली भाइयों ने अपना रखी है, यही इजराइल में है। तो आप याद रखना है कि फ़ायदा क्या है, अल्पसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। फ़ायदा क्या है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। फ़ायदा क्या है, वोटिंग परसेंटेज 30% में समानुपात होगा। यानी जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के घाटे हैं वो उसके फायदे हैं, जो उसके घाटे हैं वो उसके फायदे हैं। इसीलिए लेकिन बच्चों घाटा क्या होगा, कभी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, गठबंधन सरकार आएगी, कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, और कोलिशन गवर्नमेंट आने पर ये स्वाभाविक रूप में आया राम गया राम होगा। ये अब अपने आप में समस्या हो रही है। इसलिए आज तक हमने भी इस सिस्टम को नहीं अपनाया, क्योंकि दोस्तों देखो डेमोक्रेसी में डिबेट हमेशा चलता है, अरे अकाउंटेबिलिटी जो जरूरी है, स्टेबिलिटी तो ठीक है। हमारे जैसे देश में ज़रा सोचो, हमारे जैसे देश में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी अब तो बड़ी समस्या होगी। तो जहाँ पे भी सूची प्रणाली होगी वहाँ पे गठबंधन सरकार ही आएगी, वहाँ पे किसी एक दल को बहुमत मिल ही नहीं सकता। और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, कोलिशन गवर्नमेंट आएगी तो आप देखोगे कोलिशन गवर्नमेंट में डिसीजन प्रभावित होता है। अंतिम बात आपको बता दें, ये दोनों दोनों तरीका है, ये चुनाव के दोनों तरीके हैं। अभी देखिए व्यवहारिक मुद्दा आ गया, किसी मेंस में जब भी सवाल पूछा जाता है व्यवहारिक मुद्दों पर आता है कि चुनाव सुधार कैसे किया जाए, लोकसभा को ज़्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए। और जहाँ संख्या की बात है, पीटी का मुद्दा है। पीटी में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बेसिक देखने की जरूरत पड़ती है, मेंस में हमेशा ऑप्शन, वर्तमान क्या है, क्या प्रॉब्लम है, अब बताओ कि यानी लोकसभा की सीटें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही हैं, और क्योंकि बढ़ा दी जाए तो समस्या, बढ़ा दी जाए तो यूपी बिहार को फ़ायदा हो जाएगा, ना बढ़ाई जाए यूपी बिहार घाटा हो रहा है, बढ़ा दी जाए तो दक्षिण भारत घाटा होगा। तो ये बात इंटरेस्टिंग है। और अब जरा देखो लास्ट वाली बात बता दें, हमारे यहाँ क्या ध्यान दिया गया है, ये देखो लोकसभा में केवल 543 लोग हों ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमारे लोकसभा में कुल संख्या 543 है, लेकिन उसमें आरक्षण भी है, उसमें रिजर्वेशन किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति का।
आर्टिकल 330 से, आर्टिकल 334 से ये रिजर्वेशन, इस आर्टिकल 332 से ये विधानसभा में है। तो आर्टिकल 330 के हिसाब से रिजर्वेशन किया गया है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। दोस्तों ये डेमोक्रेसी खास बात है, समाज के जो पिछड़े वर्ग होंगे, वंचित वर्ग होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तभी सर्वसमावेशी लोकतंत्र होगा। इसलिए लोकतंत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। सबको, सबका साथ सबका विकास, यही बात है। इनको आरक्षण दिया गया है और अभी 106वें संविधान संशोधन से भाई 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 106वें संविधान संशोधन से 1/3 सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, विमेंस रिजर्वेशन दिया गया। लोकसभा विधानसभा की 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन फॉर द विमेंस। ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है ये। इसलिए आप देखोगे ये हमारी अच्छी बात है। और देखो लोकतंत्र का अच्छा समीकरण आप देखोगे, जब भारत की पहली लोकसभा आई थी तो उस पहली लोकसभा में ऊंची जातियों का, पढ़े लिखे लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था। आज की डेट में लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन इसका ज़्यादा है, ओबीसी, SC ST यानी। और या देखो इसलिए हमारे भारत में लोकतंत्र आगे बढ़ गया। इसलिए आप देखोगे दोस्तों डेमोक्रेसी में, म्यांमार में क्या समस्या है, अब जहाँ तानाशाही होगी, राजा का परिवार होगा, वहाँ तो मुट्ठी भर लोग शासन में होंगे, और हमारे यहाँ तो सबको शासन में स्थान दिया गया है। और आप देखोगे आने वाले समय में 1/3 वीमेंस होंगी और धीरे धीरे हो सकता है कि आधी महिलाएं हो जाए। तो आधी महिलाएं होंगी, समाज की प्रगति होगी। मामला महिलाओं का रिजर्वेशन का नहीं है, फिर मामला सोशल जस्टिस का है, विमेंस एम्पावरमेंट का है, डेमोक्रेटाइजेशन का है। ये बड़े मुद्दे से जुड़ता है। इसीलिए अगर आप देखोगे, अगर विमेंस का रिजर्वेशन हुआ तो हमारे यहाँ महिलाओं की भलाई के लिए विमेंस कमीशन है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो अगर विमेंस रिजर्वेशन होगा तो सोशल जस्टिस होगा, विमेंस एम्पावरमेंट होगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, विमेंस कमीशन पर उनका ध्यान और प्रभावशाली जाएगा। लेकिन एक तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में पिछड़े वर्गों, OBC, SC ST का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। लेकिन खराब बात क्या है कि हमारे यहाँ अपराधी भी पार्लियामेंट में जा रहे हैं। अब आप देखो दोस्तों, चमनचे पे डिस्को करने वाले लोग पार्लियामेंट में चले जाएंगे तो गड़बड़ बात है। इसलिए कुछ हमारे यहाँ पार्लियामेंट की प्रॉब्लम भी है कि लॉ ब्रेकर्स आर बिकमिंग द लॉ मेकर्स, यानी अगर अपराधी किस्म के लोग पार्लियामेंट में चले जाएंगे तो ये भी दोस्तों अच्छी बात नहीं है। यही हमारी पार्लियामेंट के लिए बड़ा डिक्लाइन कारण है। ये हमारे पार्लियामेंट के लिए अपने आप में डिक्लाइन कारण है। थोड़ी गड़बड़ियाँ भी हैं जिसको रिफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार कमर कसे हुए है। और देखो सबसे बड़ा मामला होता है, सबसे बड़ा मामला होता है बच्चों, डेमोक्रेसी में जनता बहुत समझदार होती है। जनता खुद ही क्लीन कर देती है सबको। इसलिए अब देखो, अब जनता को पता चल गया है कि जो भ्रष्ट किस्म के लोग हैं उनको बाहर किया जाए। तो जैसे जनता पढ़ी लिखेगी, जैसे जनता आगे बढ़ेगी, अपने आप डेमोक्रेसी में से चेंज आते रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा है, स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, उनके मामले को फैसला करके उन्हें संसद से बाहर किया जाए। ये सब अच्छी प्रवृत्तियाँ हैं। अब उसके बाद सवाल पूछ लो दोस्तों, यहीं पे लोकसभा है। अब उसके बाद केवल हम कुछ एक देखें संसद के विशेषाधिकार। फिर अब आप सवाल देख लो, किसी बच्चे ने पूछा है कि वाई एजुकेशन कैन बी। देखो बच्चों, एजुकेशन अभी हमारे देश में किताबी एजुकेशन की बात नहीं है। बात देखो किताबी एजुकेशन की बात नहीं है। एजुकेशन तरह बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्रिमिनल ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी बच्चे ने पूछा लिस्ट सिस्टम बता दीजिए। अरे मेरे बच्चों, ये लिस्ट सिस्टम है। लिस्ट का मतलब है, ये मान लो कि अब अगर तुम्हें अपने क्लास में कोई चुनाव करना है तो लिस्ट सिस्टम का प्रयोग कर सकती हो। मान लो क्लास में मॉनिटर का चुनाव करना है तो फर्स्ट पास द पोस्ट का प्रयोग करोगे, एक मॉनिटर होगा। लिस्ट का प्रयोग करोगे, 3-4 मॉनिटर होंगे। हर ग्रुप से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, महिलाओं का एक मॉनिटर, गाँव का एक मॉनिटर, शहर का एक मॉनिटर। तो लिस्ट सिस्टम का मतलब होता है कई लोगों को हम पार्टिसिपेशन दे सकते हैं साथ साथ। और चंडीगढ़ में जैसा इलेक्शन हुआ हो सही। अरे मेरे बच्चों, पॉलिटिकल डिस्प्यूट मत जाओ।
पॉलिटिकल डिस्प्यूट में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास मेरे बच्चों काम कितनी चीज़ें बैठे हैं सर। हारे हुए लोग क्या पार्लियामेंट में बैठे? नहीं नहीं, जो हार जाता है पार्लियामेंट में कैसे बैठेगा? अगर कोई व्यक्ति जो पार्लियामेंट का सदस्य ना हो, अगर वो बैठता हो, उसे हर दिन 500 रुपये की जुर्माना देना पड़ेगा। नीतीश कुमार बिना विधायक रहते मुख्यमंत्री कैसे बन गए? ये मेरे बच्चों, बिना विधायक रहते, बिना सांसद रहते कोई भी हमारे यहाँ 6 महीने तक मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकता है। यदि परिसीमन आयोग भी वर्तमान सरकार के प्रभाव में कार्य कर सकता है। अब एक बात देखो दोस्तों, अब इतना हम कौन गारंटी देगा? अरे अंतिमतः तो हम मानव पे ही मामला छोड़ेंगे, हर जगह मशीन तो ला नहीं सकते। यहाँ कौन कितना भ्रष्ट है? परिसीमन फिर से बता दिए सर। अरे मेरे बच्चे, परिसीमन सीधा मतलब है जैसे तुम्हारे गाँव की सीमा रेखा खींच दी जाए। परिसीमन, गाँव की सीमा रेखा खींच दी गई और ये कह दी गई कि यही गाँव तुम्हारा लोकसभा क्षेत्र हो गया, यही तो परिसीमन है। और मान लो कह दिया गया तुम्हारे बगल गाँव की सीमा अलग होगी, लेकिन तुम्हारे गांव में ज़्यादा अगर लोग होंगे तो उठाकर कहाँ भेज दिए जाएंगे? दूसरे गांव में। मान लो 2 क्लास में बच्चे बैठे हैं, 2 क्लास में बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में बच्चे ज़्यादा हो गए तो उनको दूसरे क्लास में भेज दिया जाएगा, यही परिसीमन है। मानेका गांधी केस सर। अरे मेरे बच्चों, फंडामेंटल राइट मैंने बता रखा है। अब देखो भूल रहे हो मेरे बच्चों, ऐसे बात नहीं बनेगी। नीतीश कुमार 6 महीने से ज़्यादा, अरे ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। बिना, अरे हो सकता है कोई विधानसभा से हो, कोई विधान परिषद से हो, बिना 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, असंभव है। तुम तो ऐसा कह रहे हो कि सांड से दूध निकालना चाहते हो मेरे बच्चे। सांड से दूध कभी निकलता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पॉलिटिकल स्टूडेंट कैसे सवाल कर सकता है? लोकसभा विघटित होने पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है? मेरे बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष एकमात्र ऐसा स्पीकर होता है जो लोकसभा के विघटन के बाद भी अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि वह लोकसभा सचिवालय का भी प्रशासनिक अधिकारी होता है। याद रखना, वो लोकसभा के प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण वो बैठा रहता है। इनका डिसोल्यूशन ऑफ हाउस क्या है सर? ये मेरे बच्चों, लोकसभा का मर जाना। अभी ये भी देखोगे, अभी 17वीं लोकसभा मरेगी, 18वीं लोकसभा आएगी, उसको विघटित कर देना। जनसंख्या कैसे कंट्रोल हो? अब मेरे बच्चे, सोशल इशू में सर से पूछना कैसे जनसंख्या कंट्रोल किया जाए। कोई बच्चा पिंक बूथ वगैरह राष्ट्रपति के चुनाव में आता है, यहाँ पे अब इसमें लोकसभा राज्यसभा चुनाव में पिंक बूथ तो नहीं होता। किसी बच्चे ने कहा लिस्ट सिस्टम फिर समझा दीजिए। मैंने फिर से बता दिया बच्चों, लिस्ट सिस्टम का सीधा मतलब है कि पार्टी की लिस्ट दे देना, और पार्टी की लिस्ट में अब मान लो कि किसी पार्टी को 42% वोट मिल गया, तो वो जो 42 नाम ऊपर के उस पार्टी ने जारी कर रखे, ऊपर के 42 कैंडिडेट उस पार्टी के हो गए, वो 42 लोग चुनाव जीत गए। इतना परसेंट वोट, उतना परसेंट सीट, यही है लिस्ट। किसी बच्चे ने कहा 7 सीट कहाँ गई? मेरे बच्चों, 7 सीट जनसंख्या बढ़ेगी तो भर जाएगी। अब 60, ये याद रख, 7 सीट पीओके के लिए नहीं छोड़ी गई है, कई बार कंफ्यूजन बहुत होता है। 7 सीट इसलिए छोड़ी गई है कि मान लो कभी अगली बार बढ़ जाए तो उसमें हर बार संशोधन की आवश्यकता न पड़े। आपातकाल समाप्त लोकसभा का, हाँ बच्चों, लोकसभा आपातकाल समाप्त कर सकती है, आगे बताएंगे सर। लेकिन लिस्ट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं? मेरे बच्चों, निशिका ने पूछा है, लिस्ट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। लिस्ट सिस्टम का मतलब है सांसद पूरे देश का होगा, जैसे राज्यसभा में होता है। राज्यसभा का जो सांसद है वो यूपी का होता है, वो लखनऊ और बाराबंकी का नहीं होता। मोदी जी कैसे जीतते हैं? अरे जनता जिताती है तो कोई चुनाव जीतेगा। हम कह सकते हैं कि लोकसभा के सीट के आधार पर राज्यसभा की, क्या पूछा, संघीय विधायक को संघीय, लोकसभा राज्यसभा चुनाव में कौन सा अच्छा? देखो दोस्तों, दोनों अपने अपनी जगह ठीक है। अब लोकसभा का चुनाव भाई सीधा जनता की इच्छा जाननी तो अलग सिस्टम कर दिया, राज्यसभा के चुनाव में राज्य की इच्छा जाननी तो अलग सिस्टम कर दिया। तकनीक तौर पर पूछोगे, ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीका होता है अनुपातिक तरीका। यदि विधायक जीता हुआ है, उसकी पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो विधायक का क्या होगा? अरे विधायक विधायक रहेगा मेरे बच्चों, सरकार बनने से क्या है। Do all the constituency within state have equal number of seats under second? Or yes, correct. Every constituency will have a similar size.
within state. Within state, there will be no difference between the constituencies according to second formula. सर सबसे कम वोट पाने वाले पार्टी को भी सीट मिलेगी? हाँ, लिस्ट सिस्टम में यही खास बात है, सबको सीट मिलेगी, कोई वोट बेकार नहीं होगा। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में क्या है, बहुत सारे वोट बेकार हो जाते हैं। और जो टॉप, जो इसका मतलब है जो गोल्ड, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में केवल गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज नहीं। लेकिन लिस्ट सिस्टम में क्या होगा भाई, सिल्वर मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, सबको आधार मिलेगा। सर मान सकते हैं कि 70 जनसभा राज्यसभा की एक मिनट पीछे और राज्यसभा की सीटें 2000 की जनगणना, अरे हमारे बच्चों, राज्यसभा की सीटें जनगणना आधार पे नहीं होती, इसमें कन्फ्यूजन मत रखो। राज्यसभा की सीटों में जनगणना कोई आधार नहीं होता। लोकसभा आपातकाल लागू किया सकता है? सर जी लोकसभा आपातकाल देश में लागू होता है मेरे बच्चों। सूची प्रणाली मेरे देश में नहीं है, हमारे देश में सूची प्रणाली नहीं है। और सीमन क्या कल विशेषाधिकार पढ़ के आना है और फिर कल संसद की बाकी बातें, प्रश्नकाल, ये सब पढ़ के आना है। तो कल हमें उम्मीद है कि संसद का चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आप क्वेश्चन करा देंगे। तो कल विशेषाधिकार पढ़ के आना और विभिन्न मोशन, रेजोल्यूशन, प्रस्ताव और संकल्प, ये कल पढ़ के आना। विपक्ष क्यों बैठे ही आज, विपक्ष क्यों बैठी आज बजट पार, मतलब अब देखो दोस्तों समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है बच्चों, लगता है आपका काम हो गया, तो आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। किसी ने पूछा कि आपकी बुक से प्री मेंस एकदम आइडिया पढ़ लो, प्री मेंस, T20 मेंस, मैच खेलो एक बार, विषय बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद कुछ भी कर लो और उसके बाद हम प्रश्न आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।